Assalamu alaikum. Good morning. This is Junaid. Today I am here with my third lecture of comprehension and composition. So a lot to know, a lot to discuss. Stay watch the complete video. Let's start. First of all, I would like to tell you how you can enhance your vocabulary. There are certain ways you can enhance your vocabulary. Vocabulary plays a certain very impertinent role in your practical life, not only in your communication skill, but it would also helpful in your writing skills. So a person is understood when he uses different varieties of words. Every subject has its own vocabulary. So when you are in a business, when you are in a field of a business, so you must aware about the vocabulary of business. So when you will use the proficient english about your business, so that would be very pertinent, that would be very pivotal, imperative and important to ensnare the attention of your audience. So must learn the specific vocabulary of each field, every field. So in this video I will tell you how you can enhance your vocabulary. The first thing is annotate and highlight text. When you are reading, so you must have a pencil or pen in your hands. Teach your student to highlight and underline valuable information as they read. जो आपके पास वैल्यूएबल वर्ड्स जो आपके आते हैं, आपको लगता है कि दैट वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर मी इन माई प्रैक्टिकल लाइफ, so you must underline these words. And the second one, personalize the context. When you are reading any piece of writing, must attach to your personal life. So that would be easy to grasp new words. जब आप किसी टेक्स्ट को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हो, तो फिर उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो वो वर्ड्स आप पढ़ते हो तो वो आपको याद रह जाते हैं. स्टूडेंट्स कैन इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग बाय सीइंग हाउ द मटेरियल कनेक्ट्स विद देयर लाइफ. उनको पता होना चाहिए, ये चीज़ देखनी चाहिए, ये चीज़ इंक्रीज़ करना चाहिए कि कैसे जो कंटेंट वो पीस ऑफ राइटिंग पढ़ रहे हैं उनकी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है. फोर्थ, incorporate more senses. When you are reading, you must be active in your reading and increase more senses. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस काम करती है, यही ठीक है. इसका मतलब सिक्स सेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई और एक्स्ट्रा सेंस आ गई. मतलब ये होता है कि जब आप फुल कंसंट्रेट के साथ, फुल अटेंशन के साथ जब चीज़ें पढ़ती है तो काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं. Understand common themes when you are reading. So in order to understand the whole piece of writing, first you must understand the basic themes of the writing. When you will learn the basic theme of the writing, then you will be able to make sense of this piece of writing. Set reading goals. आपने जब आपने स्टडी करनी है तो आपने अपने रीडिंग गोल सेट करने हैं कि मेरा पर्पस क्या है, मकसद क्या है. अब आप मिसाल के तौर पे एक नावल आप 5 to 400 पेजेस का आप स्टार्ट करते हैं, तो आप एक दिन में उसे एंड नहीं कर सकते. तो आपने क्या करना है कि अपने गोल सेट करने हैं कि आज मैंने 50 पेजेस पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट डे मैंने 50. इस तरह करके आपने अपना गोल, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मैंने इतने दिन के अंदर इस नावल को एंड करना है. ठीक है. रीड इन पोर्शन. जब आपने वोकेबलरी बनानी है तो कोई भी जब आप चीज़ पढ़ते हो तो उसे पोर्शन में पढ़ें, डिवाइड कर लें. ठीक है, आज मैंने इतना सिलेबस कवर करना, आज मैंने इतना सिलेबस कवर करना. ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए. और बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. मिसाल के तौर पे आप कोई एक वर्ड न्यू सीखते हैं, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है. आप अब ये देखें, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपने कोई वर्ड लिया,
उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे आपने वॉलपेपर पे लगा लिया, अपनी बैक साइड पे स्टिकी नोट्स मिलते हैं, वो नोट्स के ऊपर लिखा और बैक पे आपने उसे चिपका लिया, तो जब भी आप मोबाइल यूज़ करते तो वो वर्ड आपकी आंखों के सामने रहेगा। आपके घर फ्रिज होता है, फ्रिज के ऊपर आपने लगा दिया, आप जिस रूम में आप रहते हैं उधर लगा दिया। तो ये सारे बेहतर तरीके हैं। गेम्स होती हैं वोकेबलरी वाली, तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी वोकेबलरी इन्हांस हो जाएगी। सो द सेकेंड लेक्चर, द सेकेंड पॉइंट्स है डिक्शनरी स्किल्स। वट आर द डिक्शनरी स्किल्स? वी यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड आउट वट वर्ड्स मीन एंड हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं कि वर्ड्स का मतलब क्या है और उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। डिक्शनरीज लुक डिफरेंट बट दे ऑल हैव द सेम पार्ट्स। कहता डिक्शनरीज मोस्टली होता है कि डिफरेंट आपको लुक देती हैं, यूँ लगता है कि दूसरी होती हैं, लेकिन हर डिक्शनरी में कुछ सेम पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट्स होता है गाइड वर्ड्स। टेल यू द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑन द पेज टू हेल्प यू नो इफ़ द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर ऑन द पेज। ये आपको बताते हैं जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं डिक्शनरी में, पहला वर्ड बताते हैं और आखिरी वर्ड बताते हैं, और आपको ये बताते हैं कि जिस वर्ड के बारे में आप ढूंढना चाह रहे हो उसका मीनिंग आया कि वो वर्ड इस पेज में है या नहीं है। आई नीड टू टर्न द लेफ़्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लेफ़्ट की तरफ पेज को टर्न करना है। इफ़ यू आर लुकिंग द वर्ड डॉग, अगर आप एक वर्ड जैसे डॉग ढूंढ रहे हैं, टू कीप टर्निंग द पेज ऑन द राइट टू फाइंड। फिर आपने पेज को टर्न करते जाना और राइट साइड से आपने उसे ढूंढना स्टार्ट करना। एंट्री वर्ड्स, दूसरा होते हैं एंट्री वर्ड्स, जैसे बोल्ड प्रिंट्स दैट कैन लुकड अप इनटू अ डिक्शनरी। जो एंट्री वर्ड्स होते हैं जो आपको बोल्ड नज़र हुए आते हैं, जो प्रिंट होते नज़र आते हैं, तो वो एंट्री वर्ड्स होते हैं। डेफिनेशंस, थर्ड होता है डेफिनेशन। एवरी वर्ड्स हैज़ अ डेफिनेशन दैट टेल्स यू व्हाट द वर्ड्स मीन। हर वर्ड्स की अपनी एक डेफिनेशन होती है, तारीफ़ होती है, जो बताता है कि उसका मतलब क्या है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन डेफिनेशन बिकॉज दे कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक वर्ड्स के काफ़ी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, वो उसकी जगह पे डिसाइड करता है। जैसे कि मैं लाइट लेता हूँ, अगर लाइट को एज एडजेक्टिव लें तो हम इसका मतलब होता है हल्का, अगर एज ए नाउन ले तो मतलब होता है रोशनी, अगर एज ए वर्ब ले तो इसका मतलब होता है जलाना। तो ये डिक्शनरी आपको बताती है कि किस वर्ड्स का क्या मतलब है। फोर्थ, प्रोनाउंसिएशन। ईच वर्ड हैज़ अ गाइड टू हेल्प यू नो दैट हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। हर एक वर्ड की गाइड होती है, यानी कि डिक्शनरी के अंदर उन्होंने लिखा होता है, उन्होंने उसके पार्ट्स बनाए होते हैं वर्ड्स को कि आपने कैसे प्रोनाउंस करना वर्ड्स को। इट स्पेल्स द वे यू वुड स्पेल इट। वर्ड इसी तरह ही स्पेल करेगा जैसे आप उसे करना चाहते हो। एंड द फिफ्थ वन, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हाउ द वर्ड्स आर यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल वर्ड्स में ये है कि अब उस वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होते हैं, एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज एडजेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी डिक्शनरी स्किल्स में आती हैं। And the next topic, what is topic sentence? A topic sentence is the most important sentence in a paragraph, sometimes referred to as a focus sentence. टॉपिक सेंटेंस एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है जो आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में लिखा होता है। समटाइम्स रेफर टू एज अ फोकस सेंटेंस, बाज़ का तो इसे फोकस सेंटेंस भी कहते हैं। द टॉपिक सेंटेंस हेल्प ऑर्गेनाइज द पैराग्राफ बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ। जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन को समराइज़ या कम करने के लिए पैराग्राफ में आपकी हेल्प करता है। इन फॉर्मल राइटिंग द टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। जब आप फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तो जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है ना पैराग्राफ की, वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, और बाकी तो रेस्ट ऑफ द लाइंस वो आपके आर्गूमेंट्स होते हैं जो आप प्रूव कर रहे होते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस को। वट इज़ मेन आइडिया? मेन आइडिया आर ऑफन फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। जो मेन आइडिया होता है ऐसे का या किसी भी चीज़ का, आप अगर कोई चीज़ रीड आउट कर रहे हैं तो मोस्टली हो सकता है कि वो एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ में लिखो। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफन एक्सप्लेन द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस इन द पैसेज। जो आइडिया, जो सब्जेक्ट आप डिस्कस कर रहे हैं ना पैराग्राफ के अंदर या ऐसे के अंदर, जो फर्स्ट सेंटेंस होते हैं मोस्टली वो उन्हीं को डिफाइन कर रहे होते हैं। मेन आइडियाज़ आर आल्सो फाउंड इन द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। मोस्टली ये कहा जाता है कि बाज़ औक़ात मेन आइडियाज़ आपके मिडल पैराग्राफ्स में भी पाए जाते हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन द बेस्ट वे
टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, द बेस्ट तरीका है अगर आपने राइटिंग में लिखना है तो मेन आइडिया स्टार्टिंग में पुट करना है. Difference between facts and opinion. What are the facts and what are the opinions? A fact is a statement that can be proven true or false. फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे प्रूव किया होता है कि आया कि ये दुरुस्त है और यह गलत है. एन ओपिनियन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सनल फीलिंग. और जो ओपिनियन होता है, जो आपकी राय होती है, वो एक बंदे की पर्सनल फीलिंग्स भी हो सकती हैं. दैट कैन नॉट बी प्रूवन, जिन्हें प्रूव नहीं किया गया होता. ओपिनियंस कैन बी बेस्ड ऑन फैक्ट और इमोशंस. ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो बाइस होते हैं, बेस होते हैं, मुश्तमिल होते हैं इमोशंस पे. मोस्टली फैक्ट्स तो होते हैं लेकिन उसमें आपके इमोशंस शामिल हो जाते हैं. समटाइम्स दे आर मेंट टू डेलिबरेटली मिसलीड अदर. मोस्टली अचानक ही होता है कि बाज़ चीज़ों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं. Therefore, it is important to aware of the author's purpose and choice of language. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राइटर का मकसद क्या है, उसने लैंग्वेज अगर ऐसी यूज़ की है तो क्यों की है. समटाइम्स द ऑथर लेट्स द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ. बाज़ बात ये होता है कि जो ऑथर है ना, जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें खुद वो प्रूव करते हैं फैक्ट्स को. द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट. फैक्ट की आप एग्जाम्पल देखें. विथ फीवर कार्स ऑन द रोड. जितनी कम कारें होंगी रोड के ऊपर, देयर वुड बी लेस एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक नॉइज़. उतनी ही ज़्यादा इतनी हवाई आलूदगी इतनी कम होगी, फ़िज़ाई आलूदगी एंड ट्रैफिक का जो शोर है वो भी कम होगा. देयर फॉर द यूज़ ऑफ मैस ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इनकरेज. इसी वजह से इनकरेज करना चाहिए. तो दूसरी मास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो लोग यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ करते हैं. कंटिन्यू. पीपल कीप डॉग्स एज अ पेट. अब देखो ये आपका क्या नाम लेते हैं, फैक्ट्स है कि लोग ज़्यादातर ना डॉग को एज ए पेट इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वैलेंटाइंस डे इज़ ऑन February 14. अब ये भी फैक्ट्स है. जो वैलेंटाइंस डे होता है वो 14 फरवरी को बनाया जाता है. एंड मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ ओशन. ये भी ठीक है. जो 70 से ज़्यादा परसेंट है उसमें हमारे यहाँ समंदर है. ओपिनियन एग्जाम्पल्स. अब ओपिनियन के एग्जाम्पल, वी शुड यूज़ ओशन वाटर फॉर ड्रिंकिंग. अब ये एक बंदे का हो सकता है ना ओपिनियन, सबका नहीं होता. बाज़ कहेंगे नहीं भाई हम तो नहीं पीते ये वाला पानी ओशंस का. वैलेंटाइंस डे इज़ द वर्स्ट हॉलीडेज़. अब ये एज ए मुसलमानों के लिए तो एक वर्स्ट हॉलीडेज़ है. ठीक है. लेकिन ये जो वेस्टर्न कंट्री वाले हैं उनका तो कल्चर है, वो इसे मनाते हैं, उनके लिए अच्छा है. अब ये ओपिनियन है ना, हमारे लिए गंदा है, उनके लिए अच्छा है. कुछ लोग इसे सेलिब्रेट भी करते हैं. ठीक है. जिनका किसी के साथ कोई रिलेशन हो, जिसका नहीं होता वो फिर स्टेटस लगा के शो करता है. तो ओपिनियन चेंज हो गया ना. वमन शुड बी अलाउड टू वोट. अब ये हर बंदे की पर्सनल राय है. कुछ लोग कहते हैं ओपिनियन हो सकता है ना, आप कहते हो कि भाई औरतों को हक देना चाहिए, लेकिन वो ओपिनियन आपका ज़ाती वो है ना. अब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाए, अगर वहाँ वोट का हक नहीं है तो वो कैसे देंगे. अब हम पढ़ेंगे SQ3R. ये एक स्ट्रेटजी होती है रीडिंग की. किसी भी जब आप पैसेज को रीड कर रहे हो तो उसमें SQ3R ये रीड किया जाते हैं. ये स्ट्रेटजी को ना आप क्या नाम लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हो. तो व्हाट आर द SQ3R स्ट्रेटजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, S मीन्स सर्वे. सर्वेइंग द टेक्स्ट इज़ टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू बी अबाउट. आपने सिर्फ एक जनरल आइडिया लेना है कि अब क्या होने जा रहा है. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑथर गिव्स ETC. कि आर्थर ने किस तरह की इंफॉर्मेशन दी है. इट लुक्स इनटू द जनरल आइडिया ऑफ कंसेप्ट दैट कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट. जो एक जनरल आइडिया और ख्याल होता है जो टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट के ज़रिए जो हमें राइटर बताता होता है. क्यू से क्या होता है, क्वेश्चंस. टर्न ईच बोल्ड फेस हेडिंग इनटू क्वेश्चन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने जो ईच बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना, आपने उनको क्वेश्चंस के अंदर डेवलप करना है. आपने कौन कौन से वर्ड्स, जब आप एक स्टेटमेंट को, बोल्ड वर्ड को जब आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे. हु, कौन, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, वाई, क्यों और हाउ, कैसे. द पर्पज़ ऑफ दिस इज़ टू रीड द कंटेंट इन डिटेल. इसका जो असल मकसद होता है, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया होता है राइटर ने, उसको डिटेल में पढ़ना होता है. और 3R में सबसे पहले आता है रिसाइट.
आफ्टर फाइंडिंग द आंसर्स, जो आपने क्वेश्चन वो जो दिए थे क्वेश्चंस, उसके बाद जब आपको उसका आंसर मिल जाता है, द रीडर शुड रिकॉल द टेक्स्ट टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अब उसको टेक्स्ट याद करना चाहिए, उसको अपनी मेमोरी में लेके आना चाहिए जो उसने पढ़ा था, ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। द पर्पज़ ऑफ दिस स्टेप इज़ टू थिंक डीपली अबाउट व्हाट इज़ बीइंग रेड। तो जो इसका असल मकसद होता है ना, वो ये होता है कि क्या पढ़ा गया है या क्या पढ़ा जा रहा है, असल मकसद जो रिसाइट का होता है। रीड, सेकंड आर रीड। बाय रीडिंग, ये चीज़ पढ़ते हुए, द रीडर शुड बी एबल टू फाइंड आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। वो इस काबिल हो जाता है कि वो सारे क्वेश्चंस के उसे आंसर मिल जाएं। बीइंग आस्क अर्लियर, जो उससे पहले पूछे जा रहे थे या पहले पूछे गए थे। ही शी शुड मूव थ्रू ईच सेक्शन टू गेट स्पेसिफिक आंसर। अब उसको हर सेक्शन से गुजरना पड़ेगा, एक अच्छा आंसर, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दैट वुड सेटिस्फाइड हिम और हर, वो उसे ढूंढना पड़ेगा। एंड द लास्ट आर मीन रिव्यू। रिव्यू यूर सेल्फ बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन यूर सेल्फ। अब खुद को रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब होता है देखना, दोबारा चीज़ों को देखना, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस के आंसर जब आपको मिलते थे तो खुद से उन क्वेश्चंस के आंसर के यानी क्वेश्चन बनाएं और फिर खुद से उन्हें रिव्यू करें। द एम ऑफ रिव्यूइंग इज़ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इवेंचुअल टेस्ट। जो सडन टेस्ट होता है ना, उसके लिए ख़ुद को आप प्रिपेयर करें। इफ़ यू कैन नॉट आंसर प्रॉपरली फॉर ऑल द क्वेश्चन, अगर आप बेहतर तरीके से तमाम क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते, गो थ्रू द टेक्स्ट वंस मोर एंड ट्राई अगेन। दोबारा फिर आप टेक्स्ट को पढ़ें और अगेन जाएं। अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? सबसे पहले इन्हेंसिंग वोकेबलरी पढ़ी है हमने, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने इन्हेंसिंग वोकेबलरी पढ़ी है, फिर हमने डिक्शनरी स्किल्स देखी हैं, उसमें हमने टॉपिक सेंटेंस देखा क्या होता है। हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाता है कि आने वाले जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर या रेस्ट ऑफ द कंटेक्स्ट में वो क्या बयान करने जा रहा है राइटर। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन देखा हमने, ठीक है। इसमें हमने SQ3R स्ट्रेटजी देखी जो रीडिंग स्किल्स में आपके काम आती है। अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।